नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की। बात करेंगे उसकी। दोस्तों, आपको बता दें 69वां एपिसोड है ये, 69। और दोस्तों, आपको बताएं कि आज के प्रोग्राम के अंदर आज हम आपको एक ऐसे युवा व्यक्ति से मिलाने वाले हैं। युवा व्यक्ति बता रहा हूं आपको, जिनके जीवन के बारे में आप सुनकर बेहद ही प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि एक ऐसी मुहिम करनाल से चलाई गई जिसके बारे में सोचना, समझना और जानना बेहद ही मुश्किल था। पता नहीं कहां से ये आइडिया किसके दिमाग में आया और ये मुहिम धीरे धीरे करनाल से शुरू होकर पूरे हरियाणा में, और हरियाणा के बाद देश और विदेशों में भी पहुंच गई है। दोस्तों, बड़ी गजब की ये मुहिम है। आइए बात करते हैं सीधी दिनेश बख्शी जी से। दिनेश जी, आपका अब तक टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की बात करेंगे, उसमें बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। और आपका अभी अब तक टाइम्स के जितने श्रोतागण हैं उनको सबको मेरी ओर से गुड मॉर्निंग और सत श्री अकाल और आदाब। क्या बात है। दोस्तों, आपको बता दें ये दिनेश जी हैं, दिनेश बख्शी। बड़ा ही सरल स्वभाव है। मैं आपको बता देता हूं कि बड़े ही सरल स्वभाव के, और उसके अलावा खास बात जो आपको बताएं, खास बात यह है कि दिनेश जी बेसिकली जो इनका वर्क है, जो काम है, वो इलेक्ट्रिशियन की शॉप चलाते हैं। एक लघु समाचार पत्र भी निकालते हैं। ये दो काम हैं इनके, समाचार पत्र निकालना और उसके बाद अपनी शॉप चलाना इलेक्ट्रिकल्स की। ये करने के साथ साथ तीसरा काम है, ये समाज की सेवा करते हैं। रक्तदान इन्होंने किया। कोई इनके पास मदद मांगने चला जाए, किसी भी तरह की मदद हो, तो ये उसके लिए भी उनके पास पहुंच जाते हैं। लेकिन जो इन्होंने पिछले दिनों एक मुहिम स्टार्ट की, पेड़ों को उसके जंगले से आज़ाद कराने की मुहिम, मैं पहला क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करूंगा और उसके बाद आप इस एपिसोड को देखते जाना किस किस तरह की बातें, जीवन की सच्चाइयां बाहर आती हैं और आपको पता चलेगा कि सच आखिर सच होता है। दिनेश जी, क्या लगता है आपको, जो ये मुहिम का आइडिया कहाँ से आया था पेड़ों को जंगलों से आज़ाद कराने का? एक्चुअल में ये जो मुहिम है, राजेश शर्मा जी ने एक पोस्ट डाली थी जिसमें नवल्टी रोड के काफ़ी पेड़ जो हैं जंगलों में कसे हुए थे। तो उन्होंने लिखा कि आप भी ऐसे कोई पेड़ हों तो उनकी फ़ोटो हमें भेजें, तो हम इनको ट्री गार्ड से मुक्त करेंगे। मैंने भी 20-22 फ़ोटो लेके पेड़ों की और उनको भेज दी। मैं कहा सर बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं, लेकिन 1 महीने तक कोई रिस्पांस नहीं आया। तो मेरे उनसे बात हुई, कह रहे जिनको मैंने भेजा था उन्होंने अभी तक कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो मैं कहा सर हम कर लेते हैं। कहते आप कैसे करोगे? मैं कहा कोई बात नहीं, आप साथ हैं तो हम करेंगे। तो हमने 1 जुलाई से इनको जो है पेड़ों को मुक्त करने का अभियान शुरू किया। इसके लिए कोई परमिशन वगैरह ली आपने प्रशासन से? कैसे क्या रहा? हाँ, डीसी साहब से परमिशन ली। डीसी साहब ने कहा आप कर सकते हैं। उसके बाद एनजीटी से परमिशन ली। एनजीटी ने हमें कहा कि आप जो भी ट्री गार्ड काटेंगे उसकी लोकेशन जो निगम में जिनके भी हैं, वो निगम के हैं तो निगम को, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हैं तो उनको आप कॉल करेंगे। तो वो हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। दिनेश जी, इस पूरे जो ये मुहिम है बड़ी सकारात्मक मुहिम थी, बहुत बड़ी सोच की बात थी। जी। आइडिया आपको भी नहीं मालूम कहाँ से आया, राजेश शर्मा जी के पास आया, उनके पास कहाँ से आया, कैसे ये विस्फोट हुआ, विस्फोट कहूँगा, क्योंकि जब हम कोई पौधा लगाते हैं तो उसकी सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड लगाते हैं। और एक समय आता हुए जो ट्री गार्ड है उस पौधे के लिए जब वो वृक्ष बन जाता है, उसकी जान की आफत बन जाता है। बड़ा यानी दिल को छूने वाली बात है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल, आइडिया एक्चुअल में यही था कि इसको काटा कैसे जाए। मेन मुद्दा था कि चलो हमने ट्री गार्ड देख लिया और उसकी फ़ोटो भी हमने ले ली और देखा कि पेड़ों में फंसा हुआ है, लेकिन आइडिया यह था कि इसको रिमूव करना है हमने। तो रिमूव करने का जिम्मा फिर हमने उठाया। तो एज ए इलेक्ट्रिशियन जो कि ये औजार हम चलाते हैं तो उसका हमें बेनिफिट मिला और हमने इसको रिमूव करना शुरू कर दिया। आपने कितने रिमूव कर दिया आज तक? अभी हमारे 500 हो जाएंगे इस मंथ में। तो 500 के बाद थोड़ा विराम देंगे। अभी 500 करके जो है
उसके बाद फिर आगे देखेंगे क्या करना है। दिनेश जी, आपको लगता नहीं है जिम्मेदारी प्रशासन की है, वन विभाग की है, इन लोग एनजीटी की है? सर जिम्मेवारियां तो आप कोई भी चीज़ देखिए, जिम्मेवारी प्रशासन की और सरकार की होती है, चाहे आप अनाथालय ले लीजिए, चाहे आप रक्तदान का क्षेत्र ले लीजिए, लेकिन करते एनजीओ करती हैं, एनजीओ इसीलिए चलती हैं कि सरकार की कुछ मदद हो जाए। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के साथ मिलके चले। लेकिन सरकार तो आपके साथ मिलके नहीं चल रही है। वो उनकी सोच है सर, हमारी अपनी सोच है कि हम अपने देश के लिए कर रहे हैं। सरकार जो भी विधायक हो, सांसद हो वो अपने लिए करते हैं। वो ये नहीं सोचते, जब उसमें आ जाते हैं तो उनको ये होता है कि यार अपना घर भरो, देश नहीं भरते हो। तो हम लोग सोचते हैं कि चलो देश के लिए कुछ कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपको बात बता दें, ये देश और समाज हित की बात एक आम नागरिक, एक आम समाज सेवक सोच सकता है, लेकिन कुछ ऐसी आंखें होती हैं जिसको बोलते हैं दिद्दे फाड़ के, ऐसे लोगों पर, ऐसे समाज सेवकों पर टिकी रहती हैं कि इनका ग्राफ जैसी बढ़ता है और उसको हाईजैक कैसे करना है। उदाहरण के तौर पे आपको बता देता हूं दिनेश जी कि अन्ना हजारे ने एक कैंपेन चलाया था। उन्होंने चलाया देश के लिए था, समाज के लिए था, लेकिन कुछ लोग आ गए बीच में जिन्होंने उसको हाईजैक किया और दिल्ली में सरकार बना ली। पंजाब में भी सरकार बनाने की सोच रहे हैं, देश में भी सोच रहे हैं, और अन्ना हजारे जी फिर वहीं के वहीं जहां थे फिर वहीं के वहीं पहुंच गए हैं। क्या कहोगे? ये देखिए, देश का दुर्भाग्य है कि जो लोग काम करना चाहते हैं उनको हम लोग नहीं चुनते, और जो बेकार के लोग हैं जिनको सिर्फ पैसे से मतलब है उनको हम लोग चुनते हैं। और ये सिर्फ लोगों को क्या है कि एक दारू की बोतल और 500 रुपये आप दे दीजिए और वोट डलवा लीजिए। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। ये लोगों की मानसिकता बड़ी पुअर है। ये मानसिकता पुअर है। जो गरीब तबका है, एक्चुअल में जो मीडियम क्लास लोग हैं या तो वो वोट डालते हैं या गरीब तबका डालता है। जो बड़े लोग हैं वो वोट नहीं डालते। हमारे देश के जितने भी लोग हैं सबको वोट डालने चाहिए, और हमारा ये संवैधानिक अधिकार है कि हम अपनी मर्जी की सरकार चुनें। जब हम सब वोट डालेंगे तो एक अच्छी सरकार हमें जरूर मिलेगी। किसको वोट डालना किसको चाहिए? वो जो समाज सेवा करने के लिए लोग आगे आते हैं और राजनीति से पीछे हट जाते हैं, और जो लोग राजनीति के लिए आते हैं समाज सेवा की आड़ में, उनको कैसे वोट करें? ये मामला बड़ा गजब का हो गया। गजब क्या, आप ये देखिए कि राष्ट्र के लिए कौन सही काम कर रहा है। जो भी राष्ट्र के लिए सही काम कर रहा है उसको आप वोट कीजिए। अपना मत सोचिए कि मेरे लिए क्या कर रहा है। हमें राष्ट्र पहले लेना चाहिए, अपने आप तो हमारा चलता रहेगा जैसा भी होगा। अगर आप सोचें कि मुझे फ्री में कणक कौन दे रहा है या फ्री में तेल कौन दे रहा है, तो वो आपका पर्सनल मैटर है। अगर देश असुरक्षित हाथों में है तो हम खुद ही सुरक्षित नहीं है। क्या बात है! देश यदि असुरक्षित हाथों में है तो हम कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? अगर आपको कोई, दिनेश जी बड़ी अच्छी आपने बात कही है कि कोई दारू की बोतल दे रहा है, राशन दे रहा है, तो वो ले लेना चाहिए, और जब वोट आए तो वोट अपनी मर्जी से दे देना चाहिए। एक मैं इस पे छोटा सा एक व्यंग चल रहा है सोशल मीडिया पे, वो जरूर सुनाऊंगा। तो क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से तो फ्री की कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। आपको प्रभु ने हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, आप कमा सकते हैं, कमाइए। जरूरी नहीं है कि आप दारू पिए, दारू पीनी छोड़ दीजिए, बच्चों को पालिए, अच्छी तरह पालिए, और आप कमा सकते हैं तो कमाइए। सरकार के भरोसे ना रहिए कि मुझे फ्री में कौन क्या दे रहा है। दिनेश जी, कोविड ने बहुत बड़ी मार मारी थी जी। लोग रोटी रोटी के भी लाले पड़ गए थे। फिर वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पे डिपेंड हुए, भी कोई आएगा राशन दे के जाएगा, घर में खाना बनेगा, बच्चे खाएंगे। वो जो राशन मिल रहा है वो तो उनका पेट पल रहा है, लेकिन जो स्कूल वाले हैं वो दीदे फाड़ के बैठे हैं कि अभी बच्चा स्कूल में नहीं आएगा, उसकी फीस कैसे आएगी। तो ये बड़ा दोहरी नीतियाँ, दोहरे मापदंड, तो ये जनता को मारने का ही तो काम है। देखिए, कोविड में हमने भी राशन बांटा, और सब आप लोगों के सहयोग से राशन बांटा गया। संस्था की तरफ से जो भी लोगों ने हमें राशन दिया लोगों तक पहुंचाया गया, और बिना किसी फोटो के और बिना किसी स्वार्थ के हमने वो राशन बांटा। लेकिन जहाँ तक स्कूल वालों का सवाल है, स्कूल वालों ने फीस ली, कई लोगों स्कूल वालों ने कुछ थोड़ी बहुत माफ़ भी करी, लेकिन ऐसे टाइम में मैं नहीं समझता था कि उनको फ़ीस लेनी चाहिए, क्योंकि सब परेशान थे, मजबूर थे, और किसी का मजबूरी का फ़ायदा उठाना ये गलत चीज़ है। तो ये शिक्षा के मंदिर में ये कौन सी शिक्षा, आपको क्या लगता है ये कौन सी शिक्षा का विस्तार हो रहा है? ये तो सर शिक्षा का विस्तार नहीं है, मेरे हिसाब से तो ये कमाई का विस्तार है। और आप जहाँ तक देखेंगे आज के टाइम में होटल हो गए, स्कूल हो गए, ये कमाई का धंधा है और लोग कर रहे हैं इसमें कमाई। तो दिनेश जी, इसमें बुराई क्या है फिर? अगर कोई आकर देता ही है, राशन दे रहा है, बुढ़ापा पेंशन दे रहा है, विडो पेंशन दे रहा है, विकलांग पेंशन दे रहा है,
अब केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं पंजाब में सरकार बनी तो 18 साल से ऊपर की प्रत्येक महिला को 1,000 रुपये दूंगा। तो इसमें बुराई क्या? अगर वो दे रहे हैं तो लेने में क्या, देश का पैसा देश में पब्लिक में यूज हो रहा है, उसमें क्या बुराई है? नहीं, आप पैसा दीजिए, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। आप अपनी पॉकेट से दीजिए, अगर आप 1.5 लाख रुपए तक सैलरी लेते हैं उसमें से दीजिए, हम मना नहीं कर रहे। लेकिन पब्लिक का पैसा जो है देश के काम लगाइए। आप आम फ्री में क्यों बांट रहे हैं उसको? नहीं, फ्री में वो ले भी तो रहे हैं। अब मान लो पेट्रोल डीजल की बात करें, जी। उसका बैरल्स रेट क्या है और उसको 4-4 गुना बेचा जा रहा है। और बहुत चीज़ें, प्रोडक्ट्स हैं, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ रेट्स बढ़ा दिए गए हैं। अगर हम बात करें ये जो हम मोबाइल्स चलाते हैं उसके नेटवर्क की बात करें, उसके प्लान की बात करें, उसमें भी रेट्स बढ़ा दिए हैं। तो ये जनता को, जैसे ये चोरे हैं, जनता को चोना कहूँगा मैं, तो जनता को एक हाथ से चोरे हैं, दूसरे हाथ से थोड़ा सा वापिस कर रहे हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है। दिक्कत सिर्फ यह है कि आप फ्री में मत दीजिए। अगर आप उनको दे रहे हैं तो उनसे कुछ काम लीजिए जो देश के काम आए हमारे। तो काम ही तो कर रहे हैं, देश की जनता देश के लिए काम तो कर रही सर, कौन क्या काम कर रहा है? जो उनको फ्री में राशन मिल रहा है, या तो वो फिर ठेके पे खड़े होते हैं शाम को। है। उसकी संख्या बहुत कम होती है, बहुत रियल होते हैं ऐसे लोग। नहीं, जो आप सामर्थ्य है, जिनको सामर्थ्य है कि वो नहीं, वो उनको राशन नहीं लेना ये चाहिए। बात है, ये बात। जो गरीब हैं लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो समर्थ है उनको क्या जरूरत है उस चीज़ की? अब मैंने देखा है कई लोग ऐसे हैं जिनके पास किले भी हैं, सब कुछ है, वो लेते हैं राशन। बीपीएल के कार्ड भी है। बीपीएल के कार्ड है, अच्छी कोठी ले रहे हैं, कार है घर में, बीपीएल के कार्ड है उनके पास। वैसे सरकार को देखना चाहिए कि कौन लोग हैं। चलिए दिनेश जी, आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों, ये एक लघु कथा चल रही है सोशल मीडिया पर, खास तौर के ऊपर, उसको सुन लीजिए। शायद आपकी नज़र पड़ी है या नहीं पड़ी है, मैं बता देता हूँ। एक नेता एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास वोट मांगने के लिए जाता है और कहता है कि बाबा ये 1,000 रुपये आप रख लो, खर्चा पानी दवा दारू के लिए, और आप मुझे वोट कर देना। अब नेताजी को मालूम नहीं था कि जिस बाबा के पास चले गए, वीसू बाबा के पास, उस वीसू बाबा ने कहा कि भाई वोट तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मुझे पैसे नहीं चाहिए। आप मुझे काम करने के लिए एक गधा ला दीजिए, मैं उस गधे से अपना काम चला लूँगा। एक एग्जाम्पल है दोस्तों जो सोशल मीडिया पे जिस भी व्यक्ति ने ये स्टोरी लिखी है, बेहद गजब की दिनेश जी स्टोरी लिखी है। तो वो नेता ने बोला, अरे बाबा जी इसमें कौन सा बड़ी बात है, हम आपको गधा ला देंगे। दिनेश जी, जब वो नेताजी महाराज गधा लेने गए बाजार में, भी गधा उन्होंने सोचा अभी ऐसे ही मिल जाएगा, तो गधा वो 40,000 रुपये का गधा था। इससे कम में उसको कोई गधा मिला नहीं। वापिस आ गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहता बाबा जी ये 1,000 रुपये ही रख लो, गधा तो मैं आपको दे नहीं सकता। तो उसने बोला क्यों, ऐसी क्या बात हुई? कहते जी वो 40,000 रुपये का है। तब उस बाबा ने कहा, तू मेरे वोट की, अमूल्य वोट की कीमत 1,000 रुपये लगा रहा है, और जब बात व्यवसाय की आती है, रोजगार देने की आती है, तब तुम तुलना करते हो, तब तुम पैसे मांगते हो, तब हमारा खून चूसते हो। तो ऐसे लोगों से कैसे बचा जाएगा? देखिए, फ्री में मैं नहीं समझता कि कोई भी चीज़ आप ले। आप अपना वोट है, आपका अधिकार है, और जहाँ पर आपको अच्छा लगे, जो देश के लिए काम करे, उसको आप वोट दीजिए। अगर आप 5 साल देख रहे हैं कि बंदा कोई काम नहीं कर रहा, अगली बार मत दीजिए उसे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ही बंदा चुनना है कि जी मेरा तो रिश्तेदार है, मैंने तो इसी को वोट डालनी है। वो चीज़ गलत है। अगर वो नहीं काम करता तो उसको बैठा दीजिए, दूसरा चुनिए कोई जो आपके लिए काम करे। बिल्कुल सही को चुने, जी बिल्कुल। जो देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए काम करे। बिल्कुल उन्हीं को चुनना चाहिए जो हमारे काम आए। हमें पता है कि हमारे को क्या चीज़ चाहिए, हमारी सुविधा का हमें को क्या है, कि हमारी गलियाँ साफ़ हों, पीने का पानी साफ़ हो, बिजली पानी हमें मिलता रहे टाइम सिर। ये चीज़ हमें चाहिए, बाकी तो हम कमा लेंगे। अगर वो नहीं करता तो अगली बार उसको हटा दीजिए। दिनेश जी, रक्तदान कितनी बार किया आपने? मैं सर अफ्रेसिस और ब्लड मिला के 125 बार अब तक कर चुका हूँ, और अभी आगे देखिए, परमात्मा जो जैसा करेगा आगे करते रहेंगे। दिनेश जी, आप समाज में इतना काम करते हैं, और मेरी जानकारी में आया कि इस बार 26 जनवरी पे आप जैसे व्यक्तित्व को सम्मान देना चाहिए था, सम्मानित किया जाना था, और शहर के काफ़ी लोगों ने आपका नाम रिकमेंड किया प्रशासन को। लेकिन
वही बात आ गई, इनके पास ये नहीं था, या फिर वो रुतबा नहीं था, पॉलिटिकल सिफारिश नहीं थी, या जिन लोगों ने, अब यहाँ मिर्ची लगी, जिन लोगों ने रिकमेंड किया वो सही तरह से वकालत नहीं कर पाए दिनेश जी, जिसकी वजह से आपका नाम कंसीडर नहीं किया गया। तो क्या लगता है आपको भी? मेरा मानना है, जो अगर मैं बात करूं तो मेरा तो खैर सौभाग्य है कि आप मेरे बुलावे पे मेरे स्टूडियो में आए हैं, और हम चाहते हैं कि आप जैसे व्यक्ति आगे बढ़े। तो क्या, कैसे हम महसूस रहा, फिर आपको क्या लगा उस दिन? नहीं, देखिए, आज जो हम काम करते हैं वो अपनी इच्छा से कर रहे हैं और हमें लोगों का प्यार मिलता है, हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। हमें प्रशासन के अवार्ड की आवश्यकता नहीं है। अगर प्रशासन को हमारी कहीं ज़रूरत है हम उनके साथ काम करते हैं, लेकिन अगर ये सोच के नहीं करते कि प्रशासन हमें सम्मानित करेगा। हमें सम्मान लोगों से चाहिए और लोग हमें बहुत सम्मान देते हैं। तो दिनेश जी, ऐसे ही करनाल के एक वैज्ञानिक हैं, उनको पद्म श्री मिलने जा रहा है, जी जी। और उनका नाम भी ऐसे ही रिकमेंड किया कि डिप्टी कमिश्नर करनाल की नोटिस में गया, उन्होंने उसको रिकमेंड किया। लेकिन उनका कहना था, यादव जी का, कि हम लोग ये रिकमेंड कर रहे हैं, पता नहीं ये कंसीडर होगा भी कि नहीं होगा। उनको भी डाउट था, बट क्या हुआ कि वो कंसीडर हो गया। किसी भी जानवर का क्लोन तैयार करना, अर्थात ये श्वेत क्रांति का मामला था, तो दिनेश जी उनका नाम कंसीडर हुआ, केंद्र सरकार ने किया। जी जी। तो ये जो, क्या लगता है आपको कि ये प्रोसेस है, प्रभाव है, या कैसे है जो उनका नाम कंसीडर हुआ? नहीं, प्रोसेस ही है। उन्होंने अच्छा काम किया, सरकार ने उनके काम को मान्यता दी और ऐसा होना भी चाहिए। चलो, एक अच्छी बात है कि करनाल में हमारे किसी को ये अवार्ड मिला, और ऐसे करनाल में कई हस्तियां हैं जो बहुत बढ़िया और नेक काम कर रही हैं और सरकार को उनको सम्मानित करना चाहिए, कोई ऐसी वो नहीं है। लेकिन किसी को नहीं मिले तो ये नहीं है, प्रशासन का अपना जरिया है, अपना नज़रिया है, वो अपने हिसाब से जिनको भी देना चाहें दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिनेश जी, आपके जीवन की हम लोग बात करें, पर्सनली मैं अगर आपको छूं, जी। तो आपका जीवन कहाँ से कैसे शुरू हुआ? संघर्ष बहुत किया आपने भी। बस सर, संघर्ष शुरू से चल रहा है। पैदा नैनीताल में हुए, उसके बाद फादर जॉब में थे, रामगंगा प्रोजेक्ट में कालागढ़, वहाँ चले गए। वहाँ से एजुकेशन के टाइम में फिर रुड़की आ गए, हरिद्वार रहा, चीला प्रोजेक्ट में काफ़ी टाइम। तो ऐसे करते करते काफ़ी घूम घमा के करनाल पहुँचे, और करनाल में सेवा कार्य चले और अभी चालू हैं आगे भी। और ये जो श्रेय है आप लोगों का है कि आप लोगों ने मान सम्मान दिया, और इसके लिए हम इसको आगे जारी रखे हुए हैं। दिनेश जी, आप जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे आपने, और बड़ा सवाल है ये है कि पत्रकारिता में कैसे आने का शौक पैदा हुआ आपका? पत्रकारिता में सर, एक शुरू में शौक होता था, लोगों पे प्रेस के कार्ड देखे तो यार हमें भी दे दो, कईयों से डिमांड करी, लेकिन चलो नहीं दिया किसी ने। किसी ने कहा कि जी आप इस लायक नहीं हैं, इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो किसी ने, व्यक्ति ने दिया कार्ड, चलो उनका धन्यवाद है, और उसके बाद हम इस लाइन में आ गए और कर रहे हैं, इसमें भी काम कर रहे हैं, लेकिन निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। उसमें भी अगर हम अखबार चलाते हैं तो हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते, चाहे ऐड लगानी हो चाहे वैसे न्यूज़ लगानी हो। दिनेश जी, मेरे पास भी आप आए थे कार्ड लेने के लिए। जी, आपके पास भी आए थे, और आपने एक हमें बुक दी थी और आपने बोला इसको आप भर के लाइए तो आपका कार्ड बन जाएगा। लेकिन चलिए, वो हमसे नहीं हो पाया, तो आज बैठे हैं, आपके सामने बैठे हैं और एज ए एडिटर काम कर रहे हैं अखबार का। लेकिन वो भी निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, उसमें कोई ये नहीं है कि हमने कहीं से पैसा लेना है और इसको चलाना है, अपने पैसों से ही चलाते हैं। हाँ बिल्कुल दोस्तों, देश भी अपने पैसों से चलाना चाहिए, असंभव है, ये देश के पैसे से ही देश चलता है। बहुत सोचने का विषय है ये। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं दिनेश जी, आपको लगता नहीं जो ये 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खामी है? देखिए सर, चुनाव का मुद्दा जो ऐसा मुद्दा है कि इसमें आप जितना भी कर लें, इसमें खामियां तो रहेंगी रहेंगी, क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसा बन चुका है। और कोरोना काल के होते तो आपको पता ही है कि गाइडलाइंस नई नई है और उस हिसाब से चलना है, पब्लिक नहीं चल पा रही अभी। तो इसमें खामियां तो रहती हैं, आज से नहीं, शुरू से ही रहती हैं, और इस सरकार को चाहिए कि इनको दूर करें। और मेरे हिसाब से तो मतदान जो अभी है ना, ऑनलाइन होना चाहिए, जिसका जब दिल करे अपने घर से बैठ के ऑनलाइन वोट करे, और ज़रूरत नहीं है कि आप कहीं भीड़ लगाएं। कंपेन भी नहीं चलने चाहिए, आप आए, सोशल मीडिया पे आए या मीडिया पे आए या
बड़े किसी नेटवर्क पे आए, अपनी अपील करें और उसके बाद अपना। जी बिल्कुल, जैसे फॉरेन में होता है वैसा ही होना चाहिए। आप काम कीजिए, जब आप काम करेंगे नेचुरल सी बात है आपको वोट भी पब्लिक देगी। पक्का देगी। पक्का देगी। जब आप काम करेंगे तो वोट पब्लिक जरूर देगी। ऐसा नहीं है कि आपको वोट ना मिले, आपके काम को वोट मिलते हैं और आप काम कीजिए वोट जरूर मिलेंगे। दिनेश जी, परिवार में कौन कौन लोग हैं, कैसे मैनेज करते हैं? परिवार में मिसेज है, एक बेटा है और मदर है, और मैं कमाने वाला मैं हूँ। बिजली का काम है अपना। परमात्मा रोटी देता है, 2 टाइम की रोटी इज्जत से मिल रही है, बहुत है। इससे ज़्यादा का कोई अपने को तमन्ना नहीं है। तो बिजली के काम में कैसे, करंट लगाने का काम है या करंट सहने का काम है, कैसे? सारा काम है। जब काम करते हैं तो नेचुरली सी बात है करंट भी लगता है, और बाकी चलता रहता है। जो काम है वो प्रभु ने दिया है, उसको करना चाहिए। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जो भी काम हो, हमें आप बोलिए कि सेवा करनी है, नालियाँ साफ करनी है, वहाँ भी खड़े हैं, वो भी करेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, सच्चे समाज सेवक की बात यही होती है कि काम करना है, समाज की सेवा करनी है, चलते पानी को चला के रखना है, उसको रोकना नहीं है। दिनेश जी, मेरा सवाल जो है बड़ा थोड़ा सा दिल को छूने वाला इसलिए है कि जब आपने पहली बार एक पेड़ को उस जंगले से मुक्त कराया, कैसा फील, कैसा हुआ? सर बहुत अच्छा लगा, और कई बार तो मतलब आंखों में पानी आ जाता है कि उनको जो इतने अंदर धंस चुके हैं कि जब हम उनको निकालते हैं तो उनका जो रक्त है ना पेड़ों का, वो भी निकलता है साथ में, और काफ़ी देर तक टपकता रहता है वो। तो उससे दुख होता है कि देखो, जो चीज़ हमें, एक पेड़ है आपको जीते जी फल भी दे रहा है, छाया दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, और वो जब अपना शरीर त्याग देता है उसके बाद भी आपके लिए लकड़ी देता है कि ताकि आपका संस्कार हो सके, और उसके बाद भी हम उसकी केयर नहीं करते। तो मैं चाहूँगा कि लोग उनको केयर करें, और जितना भी हो सके पेड़ों का जरूर ख्याल रखें। दिनेश जी, जब आप वो जंगले बाहर निकालते हो और पेड़ को चोट लग जाती है, उसका रक्त निकलता है, तो मन में आता है कि उसका उपचार किया जाए, मिट्टी से उसको लेप कर दिया जाए, उसको रोक दिया जाए, या किसी खाद से रोक दिया जाए, या वो लकड़ी के बुरादे की फीलिंग करके उसको, उसकी मल्लम पट्टी कर दी जाए। तो कभी मन में विचार आया ऐसा? मैं बड़ा सोचता हूँ जब आपका इस तरह का कोई वीडियो आता है तो मेरे मन में यही विचार चलता है, यार ये जो रक्त बह रहा है पेड़ों का, जी जहाँ चोट लगती है वहाँ रक्त बहता है, और जब रक्त बहता है, चोट का दर्द होता है, तो पेड़ के आंसू निकलते हैं, हर इंसान के निकलते हैं। जी। बड़ा दिल को छूने वाला पहलू है। ऐसा मन में विचार आया है? नहीं, देखिए, जब हम देखते हैं कि उसका दूध ज़्यादा निकल रहा है, रक्त निकल रहा है, तो हम उसको मिट्टी लगा देते हैं उसी टाइम। तो कोशिश रहती है कि उसका वो चीज़ बंद हो जाए। लेकिन देखिए, जो दुख उसे को है वो तो है ही, उसको तो टाइम लगता है ठीक होने में। लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम करनाल और आसपास के जितने भी पेड़ हैं उनको आज़ाद कराएं, और उसके बाद देखेंगे आगे जैसा भी होगा। और लोगों से अपील करूंगा कि इसको करनाल से बाहर भी जो लोग हैं वो इसको शुरू करें, और एक अच्छी मुहिम है, और पेड़ों का जरूर ख्याल रखें, क्यों आपको फिर नहीं तो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भागना पड़ेगा। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें कि जब ये जो जंगले निकाले जाते हैं पेड़ों में से, तब जख्म होते हैं, दर्द होता है, लेकिन जो खुशी होती है, आज़ादी की खुशी, उसमें ये सब दुख दर्द सब गुम हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। तो दिनेश जी, बड़ा दिल को छूने वाला विषय है। नींद आ जाती है ये कार्य करने के बाद? सर नींद तो आती है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। और हमने पीछे आपने देखा होगा मतलब एक पेड़ के अंदर इतने कांच के गिलास थे कि मेरे हिसाब से वो 20-25 साल से जो खोखा था चाय का, उनके जितने भी गिलास टूटे उन्होंने सब उस पेड़ में डाल दिए। उसमें से करीब करीब 20 किलो कांच जो है पेड़ के अंदर जब हमने टी गार्ड हटाया तो निकले। तो ऐसा पेड़ों के साथ मतलब व्यवहार करना गलत है। आप कि अगर एक हल्का सा भी कांटा लगता है तो आप फट डॉक्टर के पास भागते हैं। वो भी जीवन है, उसमें जान है, तो उनको भी देखिए। कई लोग अब कील ठोक देते हैं। मैंने पीछे देखा एक ने उसमें बड़ी बड़ी गुलमेग ठोक रखी थी, तो उनको मैंने कहा, मैं कह यार इनको निकालो। कहता क्या फ़र्क पड़ गया? मैं कहा मैं आपके ठोकता हूँ, फिर आप देखिए क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इनके साथ इतनी निर्दयता जो है नहीं करनी चाहिए। वो भी जीवन है उनका भी, उनको चलने दीजिए। और आप उनके हाथ पैर नहीं हैं, तो इसलिए आप जितना हो सके उनको सहयोग करें। जो हमारे लिए जीते हैं हम उनको तड़पाते हैं। जी बिल्कुल। बड़ी आपने बहुत गजब की बात की है कि उसमें कील ठोक देना पेड़ों के अंदर, बड़ी बड़ी गुलमेग्स ठोक देते हैं लोग। उसका तरीका कुछ और भी होता है। आप रस्सा बांध सकते हैं, तरीके से यूज़ कर सकते हैं, पेड़ से अनुमति लेके करें आप जो भी करना है। तो ये
बड़ा गंभीर विषय है दिनेश जी। जी बिल्कुल, लेकिन एक्चुअल में लोग ना अपने जो है स्वार्थ के लिए कुछ भी कर लेते हैं। अब आप देखिए, जानवर हैं, जीव हैं, उनको काटना ये भी गलत है। जो उनको प्रभु ने जीवन दिया, जब आप किसी को जीवन दे नहीं सकते तो आप ले क्यों रहे हैं? ऐसी पेड़ हो गए, हर चीज़ आदमी अपने स्वार्थ के लिए करता है। और आज इसीलिए जो है ये कोरोना जैसी बीमारियों से हम जूझ रहे हैं। अगर आदमी अपने स्वार्थ के लिए काम ना करे तो प्रभु ने आपको इतनी बड़ी सृष्टि दी है, आपके खाने पीने के लिए चीज़ें दी हैं, खाइए आप, कौन मना कर रहा है आपको? दिनेश जी, आपको मालूम था आप हमारे चाय की चुस्की के प्रोग्राम में आ जाएंगे? नहीं सर, मुझे नहीं मालूम था। आपका फ़ोन आया कल तो मैं कहा चलो आते हैं, और आपने बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी इस लायक हम हैं नहीं कि आपके प्रोग्राम में आ सके। छोटे से सेवादार हैं और सेवा कर रहे हैं। बाकी करनाल के लोगों ने बहुत प्यार दिया, और ऐसे ही प्यार देते रहेंगे तो हम सेवा आगे करते रहेंगे। दिनेश जी, प्रोग्राम में भी 4 चांद लग जाते हैं जब आप जैसे गणमान्य लोग आते हैं। सर ये तो आपका बड़प्पन है, जो आप इतने अपने चैनल को हमारे जैसे लोगों के लिए, जो सेवादार हैं, करनाल में सेवा कर रहे हैं, उनको बुलाते हैं और अपना मंच देते हैं। लेकिन करनाल में ऐसे भी लोग हैं जो हमारे लोगों को ही अगर न्यूज़ भी आती है तो उसको साइड में रख देते हैं, बोले यार कोई नहीं, लग जाएगी। दोस्तों, ऐसा नहीं है, काम बोलता है। आपको बता दें, मैं बहुत प्रभावित हूं इस काम से, और आप भी होंगे। हम अपनी भावनाएं आपके सामने प्रकट कर देते हैं, तो आप भी अपनी भावनाएं इस विषय को लेकर हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर प्रकट कर सकते हैं। आप हमारे लिए 4 लाइनें दिनेश जी के लिए जरूर लिखें। दिनेश जी का जो काम चल रहा है, कुछ चला रहे हैं मुहिम के अंदर, कुछ साथी भी हमारे जुड़ जाते हैं, वो भी चले जाते हैं कटर लेके, वो जो जंगले होते हैं उसको काटने का प्रयास करते हैं। तो ये दोस्तों, ये मुहिम बड़ी सकारात्मक मुहिम है, और अभी तक इस मुहिम के अंदर 2-3 लोगों ने इसको शुरू किया था, जिसमें से पहले व्यक्ति दिनेश जी आपने ही स्टार्ट किया। जी मैंने स्टार्ट किया था 1 जुलाई को, और गाइडेंस में राजेश जी थे आपके साथ। गाइडेंस में राजेश जी थे, क्यों राजेश जी ने ही पोस्ट डाली थी, तो उनका बड़प्पन है, उन्होंने हमें ये सेवा दी और हम उसको लगातार जारी रखे हुए हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें ये सेवा बड़ी जरूरी है, और इसको दिनेश जी आप जारी रखना जरूर। इसको सर हम छोड़ेंगे नहीं जब तक जान है, और जब तक लोगों का सहयोग है हमारे साथ। क्योंकि इस मुहिम में अब तक हमारे पास से कम 1 लाख रुपए खर्चा आ चुका है। क्यों, ग्राइंडर हैं, ब्लेड हैं, काफ़ी ब्लेड लग जाते हैं, और लोग हमें काफ़ी समर्थन दे रहे हैं, तो इसलिए इसको जारी रखेंगे, बंद नहीं करेंगे। दोस्तों, हम भी चाहेंगे कि आप सहयोग करें। ग्राइंडर हो सके आपके पास तो ग्राइंडर आप डोनेट कर सकते हैं दिनेश जी की एनजीओ को। ब्लेड्स होते हैं जो आयरन को काटने के लिए होते हैं, वो भी आप लेकर दे सकते हैं। इलेक्ट्रिक वायर्स है, रिपेयर के पैसे भी होते हैं, आप इनकी मदद कर सकते हैं, ताकि इन्होंने जो ये मुहिम चलाई है, इस मुहिम पर सकारात्मक ऊर्जा बाहर आए। दिनेश जी, समाज सेवा में आप आगे रहते हैं, और किस किस तरह की समाज सेवाएं कर लेते हैं? सर जो भी सेवा मिले उसको हम करते हैं। और आपको मैं बताऊं कि हमने पीछे जो है रुद्राक्ष के पेड़ भी करनाल में लगाए, और आपका कई मंदिरों में रुद्राक्ष के पेड़ लगाए। क्यों, हमारे धर्म के अनुसार रुद्राक्ष एक ऐसा फल है जिसको हर आदमी धारण करना चाहता है, तो वो भी लगाए हमने। उसके अलावा कोरोना में पीछे हमने 2 व्यक्ति जो थे, बुज़ुर्ग थे, जो इनको नहीं दिखता था, उनकी आंखों के ऑपरेशन कराए हमने। उसके अलावा ट्राईसाइकिल, हमने कई व्यक्ति हैं जो नहीं चल पा सकते हैं, उनको ट्राईसाइकिल भी दी है। उसके अलावा लड़कियों की शादियाँ करवाना, मतलब हर वो काम करते हैं जो कि धरातल पे हो। ऐसा नहीं है कि हवा में काम करते हैं, धरातल पे जो काम हो सेवा का वो हम करते हैं। और कोई भी ऐसा काम हो, किसी को मेडिसिन उपलब्ध करवानी हो या कोई वैसे और भी काम हो, वो हम करते हैं। दिनेश जी, वैसे मैं आपको बताऊं, आप जिला लेवल पर सम्मानित होने वाले व्यक्ति नहीं हैं। आपको रियलिटी बताऊं, गिनीज बुक में आपका नाम आना चाहिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा आपको सम्मानित किया जाना चाहिए, राज्यपाल जो प्रदेश के होते हैं उनसे, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से। ये काम छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ी सोच का काम है। हम चाहेंगे आप इसी तरह से इस मुहिम को चला कर रखें। ये मुहिम जारी रहेगी, और बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से हम इसको करते रहेंगे। और हमें लोगों का सहयोग मिले, बस हमें यही चाहिए। हमें किसी से अवार्ड के लिए कोई वो नहीं है कि हमें अवार्ड मिलेगा तभी हम काम करेंगे। आप लोग प्यार दीजिए, जो भी आपके चैनल के दर्शक हैं या जो भी करनाल के लोग हैं, वो हमें प्यार देते रहेंगे, और ये काम हम जारी रखेंगे, इसको बंद नहीं करेंगे। दिनेश जी, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? कौन सा ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जिससे लोगों की आत्मा भी जागे?
इस तरह के सामाजिक कार्यों के लिए? देखिए, कोई भी व्यक्ति है, उनके घर के बाहर डॉग होता है, गाय गाय आती हैं, उनको रोटी डालते रहिए, ये भी एक सेवा का काम है। क्योंकि वो बिना झोली के फकीर है, वो आपके दरबार पे आते हैं तो आपसे कोई और आस नहीं होती, उनको सिर्फ यही होता है कि मेरे को कोई रोटी का टुकड़ा देंगे। वो सारी रात आपके पास पहरा देते हैं। कुत्ते आपने देखा होगा गली में भौंकते हैं, लोग परेशान भी होते हैं उनसे, लेकिन वो आपकी सेफ्टी के लिए भौंकते हैं। तो आप उनको रोटी का टुकड़ा जरूर दीजिए, छोटी छोटी सेवा जरूर करनी चाहिए आपको। दिनेश जी, कल बसंत पंचमी थी और लोगों ने पतंगे बहुत उड़ाई है। और मैंने कहीं पर सादा मांझा नहीं देखा, टोटल चाइनीज मांझा था। और जब वो पक्षी उड़ते हुए आते थे, यहाँ दिल पे चोट लगती थी। कल कैसा रहा, आपका अनुभव क्या रहा? मैं सर पिछले 10 साल से देख रहा हूँ कि जी चाइनीज डोर पे जो है आप सब प्रशासन ने लगा दिया है जी, धारा 144 लगा दी है, लेकिन उसके बाद भी ये बिकता है और हर बार बिकता है। और मैं तो यही अपील करना चाहूँगा कि पक्षियों को, और आप किसी भी व्यक्ति को अगर वो मांझा लगता है तो काफ़ी मतलब डैमेज करता है, तो उसका ना यूज़ करें। जरूरी नहीं है प्रशासन जब कहे तभी आप उसको, आप खुद भी समझदार हैं और समझदार बनिए और ऐसी चीज़ ना यूज़ कीजिए। सिंपल मांझा है, अपने इंडिया का मांझा है, उसको यूज़ कीजिए, जो टूट जाता है जल्दी। वो तो बहुत खतरनाक है, उससे बिजली की तारें भी कट जाती हैं कई बार। कुछ लोग घायल भी हुए कल। हाँ, घायल हुए हैं। और हमारे उधर तो तारें कई बार जो हैं, बड़ी लाइनें हैं आसपास गई हुई, तो उसमें भी काफ़ी दिक्कत आ जाती है उस मांझे की वजह से। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कल काफ़ी पक्षी घायल हुए और जीवो मंगलम सेक्टर 6 में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। कुछ लोग लेके गए और एक घटना जो कल की थी कि एक व्यक्ति एक पक्षी को लेके गया, मांझे से वो उसका पक्षी का बदन कट गया था, और जब वो उसको लेके वहां पहुंचा तो वो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो जियो मंगलम वालों ने भी कहा कि ये तो पक्षी एक्सपायर हो गया है, और जो व्यक्ति उसको लेके गया था उसकी भावनाओं को आप सोच सकते हैं कि किस तरह का उसने दर्द को झेला होगा। तो जो ये इस तरह के जो दर्द होते हैं, पेड़ों की जब जंगले से बाहर निकालते हैं, खुशी होती है, उधर से दर्द भी होता है। और कुछ जैसे चाइनीज डोर्स की चपेट में आके पक्षी लोग घायल हुए हैं, ये मैसेज क्या समाज में जाएगा? देखिए, मैसेज तो ठीक नहीं है, लेकिन लोग जो है इनको जागरूक होना पड़ेगा। और अपने स्वार्थ के लिए या अपनी थोड़े से खुशी के लिए किसी को भी हानि पहुंचाना गलत है। अगर आप सोचते हैं कि हमने पतंग उड़ा लीजिए, हमें तो खुशी मिल गई, लेकिन वो जिसके भी है, अब कोई कबूतर है वो उड़ रहा है, उसने कहीं अंडे दिए हुए हैं, उसकी डेथ होगी तो उसके साथ उनका भी जो उसके अंडे हैं वो भी बेकार हो जाते हैं, उसका परिवार उजड़ जाता है। तो इसलिए आप अपने जरा सी खुशी के लिए उनका भी ख्याल रखें और ऐसा कोई काम ना करें जिससे कोई भी नुकसान हमारे उनको हो, इन्वायरमेंट को। दिनेश जी, एक बात और करना चाहूँगा आपसे। अभी लेक के ऊपर, करण लेक के ऊपर भी मछली पालन, जो झील है उसमें मछली पाली गई हैं, और उन मछलियों को बचाने के लिए वहाँ के कुछ लोग पटास के पटाखे बजाते हैं, ज़ोर ज़ोर से धमाके करते हैं। वो एक वीडियो वायरल हुआ। तो उसके बाद हमने जब उस खबर को किया तो जो लेक के मैनेजर थे उन्होंने बड़ा क्लियर हमें कहा कि आज के बाद लेक पर वो पटाखे नहीं बजेंगे, कि जो पक्षियों में एकदम से दहशत बनी हुई थी तो वो ऐसा नहीं होने देंगे। तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? ये भी गलत है। देखिए, वो मछलियों को बचाने के लिए आप पक्षियों को उड़ा रहे हैं वहाँ से, तो वो गलत चीज़ है। पक्षियों का अपना बसेरा है, पेड़ है, उनका बसेरा पेड़ ही है, तो ऐसा करना गलत है। दिनेश जी, जाने से पहले कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा, चाहे आप छोटी सेवा करें चाहे बड़ी करें, सेवा करते रहें। और जो भी अपना आस पड़ोस हैं, अगर कोई आपके बुज़ुर्ग हैं या कोई वैसा है जो बीमार हैं, तो आप ध्यान रखें कि मतलब वो, उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। क्योंकि आजकल आपने देखा सबके एक एक दो दो बच्चे हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो बाहर काम करते हैं, माँ बाप यहाँ अकेले हैं, तो उनका ख्याल जरूर रखें। बिल्कुल दिनेश जी, आपने हमसे बात की है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सभी दर्शकों ने जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनका सबका धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें ये दिनेश बख्शी थे हमारे साथ, जिनके बारे में आपने जाना। कितनी सरलता के साथ जवाब देते हैं और उतनी सरलता के साथ समाज के उन कामों को कर देते हैं जो लोग सोचते भी नहीं हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का ये स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। आज का प्रोग्राम था 69, 69वां कार्यक्रम था। और जाने से पहले जो परंपरा है हमारी अब तक टाइम्स की, आपको कुछ ना कुछ बताने की कि आखिरकार हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो आपको इतना ही बताना चाहेंगे इस बार के प्रोग्राम के अंदर
कि कल काफी पक्षी चाइना डोर की वजह से घायल हुए हैं और कुछ की डेथ भी हुई है। बड़ा सोचने का विषय है और मैं तो कहूँगा उन लोगों को सोचना चाहिए जो इस तरह के व्यापार करते हैं, अपने घर के 4 पैसे कमाने के लिए, अच्छे अपने बच्चों को पालने के लिए चाइनीज सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, हम चाहेंगे आप इस खबर को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय जरूर रखें और यदि आप में से कोई हमसे मिलना चाहता है, हमारे प्रोग्राम पे आना चाहता है, कुछ अच्छी बातें बताना चाहता है तो उसका स्वागत है। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।